गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक समांतर श्रेणी चल रहा है। समांतर श्रेणी, देखो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले तो प्राकृत जो संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। वेयर n इज इक्वल टू, n क्या है कि सबसे जो बड़ी से बड़ी संख्या है n का मान वही रहेगा। नंबर ऑफ नंबर्स क्या है n। मैं कहूं जैसे 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, प्राकृत का योग बताओ, तो वही n की जगह हम रखेंगे 100 और इंटू का मतलब गुणा 100 और 1 101/2 और ये कट गया 50 से 5050। 1 से 100 तक पूछे, 1 से 500 तक, 1 से 200 तक, 1 से 400 तक, कितने भी संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो केवल इसी सूत्र से हम निकालेंगे। एक बात, यदि वर्गों का योग पूछे, वर्गों का योग 1 से 10 तक वर्गों की संख्याओं का योग, 1 से 20 तक वर्गों की संख्याओं का योग, तो वर्गों का योग इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। ये सूत्र होता है। जैसे मैं कहूं कि 1 से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, जमा 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 20 का वर्ग, इसका मान क्या होगा, तो वही n की जगह रखेंगे हम 20 और इंटू का मतलब गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41/6। ये कट गया 3 दूनी 6, 3 7 21, ये कट गया 10 से और 41 7 287 यानी कि 2870। अच्छा, आप प्यारे बच्चों एक बात बड़ी ध्यान से देखनी है आपको, एक बात बड़ी ध्यान से देखनी है। चलो मैं इसको मिटाता नहीं कि एक तो होती है प्राकृत संख्याएं, एक तो होती है प्राकृत संख्याएं और एक होती है पूर्ण संख्याएं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मैं कहूं पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 ये होती है, और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। तो यदि मैं कहूं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, वर्गों का योग बताओ, तो ध्यान रखना कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो n की जगह आपको 10 रखना है। यदि मैं कहूं प्रथम 10 प्राकृत की बजाय मैं कहूं पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो पूर्ण संख्याएं चूंकि 0 से स्टार्ट होती हैं, तो यहां जो 10वीं संख्या है या 10वीं जो संख्या है उसका मान 9 होगा, यहां n की जगह हमें 9 रखना है। यह आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको। अब वर्गों का योग, अब मैं कहूं घनों का योग, तो घनों का योग आपको इस तरह याद रखना है कि प्राकृत संख्याओं का जो वर्ग योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और जब घनों का योग पूछे तो इसकी स्क्वायर करनी है आपको। मैं कहूं कि 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ, मैं कहूं प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। अब चूंकि यहां n की जगह हम 10 रखेंगे, 10 गुणा 10 और 1 11/2 और इसकी स्क्वायर 2 पंजू 10 और 11 पंजू 55 का वर्ग, और 55 का वर्ग मैंने आपको सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है कि इकाई के अंकों का जोड़ यदि 10 हो तो 5 पंजू 25 और 6 पंजू 30। अच्छा, अब यदि मैं कहूं कि सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1, और विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। n हमेशा बड़ी संख्या रहेगी, सबसे बड़ी संख्या रहेगी। अच्छा, इन दोनों में अब थोड़ा सा कंफ्यूज है, आपको दूर करना है। देखो, मैं कहूं कि 1 से 180 तक सम संख्याओं का योग बताओ, ध्यान देना, सम संख्याओं का योग बताओ, या मैं कहूं कि प्रथम 180 सम संख्याओं का योग बताओ। देखो दोनों बात अलग अलग है। 1 से 180 तक यानी कि हमेशा आधी सम होती है और आधी विषम होती है, तो 1 से 180 में सम संख्याएं 90 हैं और 90 ही विषम संख्याएं हैं।
तो यहां इसका जब योग करना होगा तो आपको जब ये सूत्र लगाओगे तो n की जगह 180 नहीं लिखोगे, n की जगह 90 लिखोगे, इंटू गुणा में 90 और 91, इसका आंसर ये आएगा। और यदि प्रथम 180 यानी कि सारी की सारी संख्या सम है तो n की जगह आपको 180 ही लिखना है, 180 और 181, इसका गुणा करोगे, दैट इज आंसर। फिर सुनो, 1 से स्टार्ट होती है तो आधी सम होती है, मैं कहूं 1 से 73 तक विषम संख्याओं का योग बताओ, जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब सुनो, मैंने बताया कि 1 से यदि स्टार्ट होती है तो आधी सम होती है, आधी विषम होती है। 73 का आधा होता नहीं, 72 मान लो, 72 मान लो, तो 36 तो हो गई इसमें सम, और 73वीं जो संख्या है विषम है, 37 संख्या हो गई इसमें विषम। अगर इस क्वेश्चन में विषम का योग पूछेंगे तो n स्क्वायर, और n क्या है, विषम कितनी है यहाँ 37, आपको 37 का वर्ग करना है, ठीक है। और यदि सम संख्या को योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1, और n की जगह क्या लिखेंगे हम, क्योंकि सम संख्या 36 है तो n की जगह 36 गुणा 37। अब सुनो, यहां 37 का वर्ग पूछ लिया, यदि 40 तक वर्ग याद है तो आप तुरंत बता दोगे, और यदि याद नहीं है तो वर्ग का वो मेथड लगाओगे, तरीका लगाओगे। अब मैं आपको यहीं एक छोटी सी बात बताता हूं कि 31 का जो वर्ग होता है 961 होता है, 32 का वर्ग होता है 1024 होता है, 33 का वर्ग होता है 1089 होता है, जो 34 का वर्ग होता है 1156 होता है, 35 का जो वर्ग होता है वो 1225 होता है, 36 का वर्ग होता है 36 का 1296 होता है, और भाई 37 का जो वर्ग होता है वो 1369 होता है, 38 का जो वर्ग होता है वो 1444 होता है, और जो 39 का वर्ग होता है वो 1524 होता है, और 40 का वर्ग होता है 1600। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए वर्ग याद रहने बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मेरी ध्यान से सुनोगे आप, ज्यादा इसमें क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखो इसमें पूछते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। वर्गों का योग ये आपको याद रखना पड़ेगा, 385 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सूत्र याद करेंगे, सूत्र में पुट करेंगे, फिर ये निकालेंगे तो भी 385 निकलेगा। और वैसे भी आगे आगे जब मैं समांतर श्रेणी, जब एडवांस मैथ कराऊंगा, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी कराऊंगा, तो आपको ये चीजें याद रहनी अनिवार्य है। अब तो चलो मैं सरलीकरण में बता रहा हूं, तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, इसलिए अभी से याद करो इसको, बाद में इसकी आपको बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, बड़ी आवश्यकता होगी। अब 10 प्राकृत संख्या है तो 1 से स्टार्ट है, और यदि मैं कहूं कि प्रथम 10 प्राकृत की बजाय मैं कहूं कि पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, तो पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग आपको पता है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, तो 10वीं संख्या कम होगी, 10 का वर्ग 100 कम हो गया, तो 385 से 100 कम होगा तो 285 हो गया। अब मैं कहूं कि प्रथम, ये याद करनी है आपको, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के यदि वर्गों का योग पूछे आपसे, तो या तो सूत्र में निकालोगे, टाइम खराब करोगे, या मेरे कहने से आप 2870 याद रखोगे। उसी तरह प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं के यदि वर्गों का योग आपसे पूछे, तो इसमें 0 से जब पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है तो 20वीं संख्या कम हो गई, 20 का वर्ग 400, इसमें से 400 कम हो गया, वो हो गया 2470। ये मेरे कहने से मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कंप्लीटली मैथ की, रीजनिंग की तैयारी करनी है, तो आपको जो भी मैं बातें बताऊं वो सभी बातें आपको ध्यान, उसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसका मनन करना पड़ेगा। अब मैंने ये तो वर्ग बता दिए, इसी तरह मैं 10 प्राकृत संख्याओं के यदि घनों का योग पूछता हूं आपसे, तो प्यारे बच्चों आपको 3025 याद रखने ही पड़ेंगे, या फिर सूत्र में आप उठ करके ये निकालोगे। 10 यदि मैं पूर्ण संख्याओं के घनों का योग आपसे पूछता हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि 10वीं संख्या इसमें कम हो गई, 10 का घन 1000 होता है, तो 1000 कम करेंगे तो 2025 हो जाएगा। यदि मैं कहूं 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का यदि मैं योग आपसे पूछता हूं, तो आपको 44100 याद रखना पड़ेगा।
और यदि मैं 20 पूर्ण संख्याओं के घनों का योग पूछता हूं तो आपको 36,100 याद करना पड़ेगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो बातें मैं बताऊं आपको उन सभी बातों को ग्रहण करना होगा, उनका मनन करना होगा और मेरी क्लास आपको नियमित रूप से लेनी होगी। और नियमित रूप से लेने के लिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। और यदि एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है, 5 से विभाजित है? 3 अंकों की है, 4 अंकों की है, 5 अंकों की है, जो 6 से विभाजित है। देखो, मैं एक तो समांतर श्रेणी से निकलता है ये क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक डायरेक्ट मैं इसका सूत्र बताता हूं कि यदि 3 अंकों की संख्याएं पूछी है तो आपको क्या सूत्र लगाना है? 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की बड़ी संख्या, माइनस 2 अंकों की बड़ी संख्या, और इसके अपोन करना है आपको भाजक। ये इसका डायरेक्ट सूत्र होता है। यदि 3 अंकों की पूछी जाए तो 3 अंकों की बड़ी माइनस 2 अंकों की बड़ी। यदि 4 अंकों की पूछी जाए तो 4 अंकों की बड़ी माइनस 3 अंकों की बड़ी। यदि 5 अंकों की पूछी जाए तो 5 अंकों की बड़ी माइनस 4 अंकों की बड़ी। भाजक की जगह 6 भी हो सकता है, 5 भी, 9 भी, कुछ भी हो सकता है। 3 अंकों की बड़ी संख्या है क्योंकि हमें 3 अंकों की निकालनी है, तो 3 अंकों की बड़ी होती है 999, माइनस 2 अंकों की बड़ी होती है 99, और भाजक क्या है? 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 अंकों की कुल 6 एकम 6 और 3 बच गए 6, यानी कि कुल 150 संख्याएं हैं 3 अंकों की, यानी कि 100 से लेकर और 999 के बीच में कुल 150 संख्याएं हैं जिनमें 6 का पूरा भाग जाता है। एक बार पुनः बताता हूं आपको, 3 अंकों की पूछे जाए तो 3 अंकों की बड़ी माइनस 2 अंकों की बड़ी लेकर विभाजित, किससे विभाजित है वो भाजक हो गया। 6 से, 5 से, 9 से, 12 से, 15 से यहां लिखना है। और ये अनिवार्य नहीं है कि वो पूरा पूरा कटे, यदि शेष बच जाए तो उसको छोड़ देना और वही आपका आंसर होगा। यदि इसमें ये पूरा ना भी कटे तो भी आपके जो जितना भागफल है वही आपका आंसर होगा। अब एक हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया था कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। अब मैं कहूं कि 3 अंकों की उन सभी संख्याओं का योग बताओ, उन सभी संख्याओं का योग बताओ, संख्याओं का योग बताओ जो 6 से विभाजित है। अब सुनो, जब 6 से विभाजित है इसका मतलब अंतर तो 6 का ही आएगा। अभी मैंने जस्ट सूत्र बताया था n/2 इंटू प्रथम पद जमा अंतिम पद, प्रथम पद जमा अंतिम पद। अब सुनो, n क्या है? सबसे पहले तो हमें पता है कि 3 अंकों की 150 संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है, तो n का मान तो आ गया हमारे पास 150 अपॉन 2 प्रथम पद। अब सुनो, 3 अंकों की 100 से 299 तक, इसमें पहली क्या संख्या है जो 6 से विभाजित है और अंतिम क्या संख्या है जो 6 से विभाजित है? देखो 100, 101 तो है नहीं, 102 लिखोगे तो 102 तो पहली संख्या हो गई, क्योंकि 6 से डिवाइड वही संख्या होती है जिनमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी। और 2 का नियम है इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए 2 से विभाजित है। 3 का नियम है अंकों का योग 3 के पारे में आता है, 2 और 1 3। तो पहली जो संख्या है वह तो 102 आ गई। और जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या है, यहां देखो 999 तो है नहीं क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता। 998 में 2 का भाग जाता है, पर कंडीशन 3 की भी होनी चाहिए, तभी तो 2 3 अच्छा का जाएगा। 9 और 9 18 और 8 26, इसका मतलब 3 का नहीं जाता। 997 में इसलिए नहीं जाता क्योंकि 7 है। 996, 9 और 9 18 6 24, 3 का भाग जाता है, इकाई के स्थान पर 6 है। तो यहां जो अंतिम पद है वह 996 है, और इनको जोड़ो और उसको 75 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर है। आज हमारी समांतर श्रेणी समाप्त है। सभी प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।